हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके सामने दीक्षा शर्मा और मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीक्षा मैम पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव साइंस स्टार्ट कर रखी है और वो जो साइंस है वो फोकस्ड है रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, एचएसएससी, एसएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल वीडियो मैं आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव साइंस की कराऊंगी, जिसमें थ्योरी सेशन के साथ साथ एमसीक्यू सेशन भी रहेगा। और इस टॉपिक पर हमने इस वीडियो पर बायोलॉजी की सीक्वेंस स्टार्ट कर रखी है। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, ब्लड ग्रुप, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और कल हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, मैं इस अपकमिंग संडे को बायो की एमसीक्यू मैराथन स्टार्ट करूंगी। बायो या फिर आप कह सकते हो साइंस की रैंडम क्वेश्चन होंगे, उसमें एमसीक्यू मैराथन मैं संडे को कंडक्ट करने जा रही हूं। तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। संडे को कंडक्ट होगी एमसीक्यू मैराथन साइंस की, तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपको कर लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्लस आज का जो कंटेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2, पार्ट 1 इससे पहले अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लेना, ताकि आज की जो डाइजेस्टिव सिस्टम की फर्दर वीडियो है वो आपको समझ आ सके। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कल मैंने आपको बताया था खाने के पाचन के लिए कौन मददगार हैं, तो वो मदद करते हैं हमें एंजाइम्स। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पाचन क्रिया में कौन भूमिका निभाते हैं, तो आप याद रखोगे एंजाइम्स। और ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम स्रावित करती हैं वो कहलाती हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियां, हमने कल पढ़ा था। फिर मैंने कल आपको मुख गुहा का पार्ट कवर कराया था। मुख गुहा में हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व पचता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है मुख गुहा में। यहाँ पर मैंने आपको मुख गुहा के अंदर 2 एंजाइम बताए थे, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम। अब सिर्फ मुख गुहा के बाद फिर हमने डिस्कस कर लिया था मुख में ही होते हैं दांत, वो मैंने आपको 4 प्रकार के दांत बता दिए थे। अब फर्दर है यहाँ पर जीभ। जीभ की यदि हम बात करें तो देखिए, जीभ या जिसको हम टंग बोलते हैं, तो जीभ की यदि आप बात करो तो जीभ से हमें खाने के स्वाद का अनुभव पता चलता है, खाने के टेस्ट का पता चलता है हमें जीभ से। जीभ पर काफी सारी टेस्ट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जीभ से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं समझिए ध्यान से। अब देखिए, जीभ से एग्जामिनर पूछ लेता है कि जीभ के कौन से भाग से हमें मीठे स्वाद का पता चलेगा, जीभ के कौन से भाग से हमें कड़वे स्वाद का पता चलेगा। तो वो मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जीभ के अग्र भाग की यदि आप बात करो, फ्रंट भाग की आप यदि बात करो, तो जीभ के अग्र भाग से आपको याद रखना है हमें पता चलता है मीठे स्वाद का। सीधा क्वेश्चन आता है, मीठे स्वाद का अनुभव जीभ के कौन से भाग से होता है, तो वो होता है अग्र भाग से। या फिर क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ ले कि जीभ के अग्र भाग से हमें कौन से स्वाद का अनुभव होता है, वो होता है मीठे स्वाद का। अगर हम बात करें जीभ के पिछले भाग की, तो पिछले भाग से आपको याद रखना है हमें पता चलता है कड़वे टेस्ट का। जीभ का जो पिछला भाग है वो बताता है कौन से टेस्ट के बारे में, कड़वे स्वाद के बारे में। याद रखना है आपको, कड़वा या जिसे आप बोल सकते हो बिटर टेस्ट का, और जो मीठा स्वाद है उसका हमें पता चलेगा अग्र भाग से। और यदि आप सिर्फ इसके जीभ के लेटरल साइड्स की बात करो, यहाँ पर साइड वाले पार्ट की बात करो, तो जीभ के हमें पार्श्व साइड से, साइड वाले पार्ट से पता चलता है, ये जो साइड वाला भाग है इससे हमें पता चलता है नमकीन स्वाद का। नमकीन स्वाद का हमें पता चलेगा, नमकीन या फिर जिसे आप कई बार खट्टा भी कह देता है एग्जामिनर, खट्टे स्वाद का अथवा नमकीन स्वाद का अनुभव होगा हमें जीभ के साइड वाले हिस्से से। जीभ के अग्र भाग से हमें होगा मीठे स्वाद का पता चलेगा, और जीभ के पिछले भाग से कड़वे स्वाद का। चलिए, अब जीभ के बाद आपको पार्ट नजर आ रहा है डायग्राम में, गरसनी, जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो सर अगर हम जीभ की बात करें, गरसनी की बात करें, तो गरसनी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। और ये जो फेरिंग्स पार्ट है
ये हमने पढ़ना है श्वसन तंत्र में। ये श्वसन तंत्र का भाग है। आपको सभी तंत्र के अंगों का पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर कोई अंग देकर आपसे पूछ लेता है कि कौन से तंत्र का हिस्सा है। तो एक बार पूछा भी गया था कि गरसनी कौन से तंत्र का हिस्सा है, तो गरसनी है पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का हिस्सा। जबकि ग्रास नली यदि आपसे पूछा जाए तो ग्रास नली है पाचन तंत्र का। ग्रास नली जिसको आप आम भाषा में फूड पाइप भी बोल सकते हो। देखिए ग्रास नली या जिसे हम बोलते हैं एसोफेगस, आप इसको दूसरी भाषा में फूड पाइप भी बोल सकते हो। तो ग्रास नली जो आपको ये दिख रही है डायग्राम में, देखिए जो ये आपको लाइन दिख रही है एक तरीके से फूड पाइप दिख रही है, इसको हम कहते हैं अपने भोजन की नली या फिर ग्रास नली, फूड पाइप, जिसके थ्रू भोजन मुख से होता हुआ कहाँ एंटर करेगा, आमाशय में। तो ग्रास नली में आपको याद रखना है, ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ये जस्ट कनेक्शन का काम करता है, मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर हमसे कहा जाए मुख गुहा को आमाशय से कौन जोड़ता है, तो वो आप बताओगे ग्रास नली। यहां पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती। उसके बाद ग्रास नली के बाद पार्ट आ जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख ही रहा है। यहां पर ये जो पार्ट आ जाता है फर्दर आमाशय, जिसे हम कहते हैं स्टमक। आमाशय को इंग्लिश में कहा जाता है स्टमक। तो देखिए स्टमक जो है, आमाशय जो है, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय में यदि आप ग्रंथि की बात करोगे तो आमाशय में आपको याद रखना है पाई जाती है जठर ग्रंथि। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क कर लेना है आप लोगों को। साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं स्टूडेंट्स, बगैर नोट्स के आप कंटेंट को बढ़िया तरीके से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार रिटन कंटेंट यदि आपके पास अवेलेबल है तो एग्जाम टाइम में पढ़ने में हमें काफी आसानी होती है। तो जठर ग्रंथि या फिर जिसको आप कहते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड, वो याद रखनी है कौन से भाग में होती है, वो होती है आमाशय में। जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला रस आपको याद रखना है, वो होता है जठर रस। जठर रस या फिर जिसको आप कहते हो गैस्ट्रिक जूस, जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस। तो जठर रस से पेपर में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है। जैसे कल मैंने आपको लार रस का पीएच मान बताया था, तो अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे लार रस का पीएच मान कितना होता है। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, तो इसका आंसर आप करोगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। जठर रस के पीएच मान की यदि मैं बात करूं तो जठर रस का पीएच मान स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा ये एसिडिक नेचर का होता है। जठर रस का पीएच मान यदि आपसे पूछा जाए तो वो आप बताओगे 2.1, और आपको पता है इसकी वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। 0 के अप्रोच यदि कोई वैल्यू करती है पीएच वैल्यू, तो उसका नेचर बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का माना जाता है जठर रस। तो जठर रस का पीएच मान 2.1, और यदि हमसे इसकी प्रवृत्ति पूछी जाए, नेचर पूछा जाए, तो आप बताओगे प्रबल अम्लीय। प्रबल का मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रबल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है जठर रस। देखिए अब ध्यान से, अब स्टूडेंट्स अगर जठर रस में हम बात करें, जठर रस में क्या क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम की यदि हम बात करें तो जठर रस में मौजूद होता है, याद रखोगे आप, जठर रस में मौजूद होता है एक तो HCl, एक मौजूद होता है इधर पेप्सिन एंजाइम, और एक मौजूद होता है रेनिन एंजाइम। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पेप्सिन एंजाइम कौन से रस में मौजूद होता है। बहुत ध्यान से समझना है आपको, ये डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनेंगे। इस कल भी कहा था मैंने आपको, आज भी कह रही हूँ, इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे एंजाइम से। एंजाइम का ही रोल है क्योंकि पूरा डाइजेशन में, तो आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम पाचन तंत्र के कौन से भाग में है और वो किसका पाचन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए पेप्सिन एंजाइम आपसे पूछा जाए तो वो आप बताओगे कौन से रस में मौजूद होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स जठर रस में। और कहा जाए हमसे पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो वो करता है प्रोटीन का।
पूछा जाए आपसे यदि पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है तो वो करता है प्रोटीन का पाचन। कैसे करता है प्रोटीन का पाचन? याद रखना है आपको, ये प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स के अंदर। क्वेश्चन आता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने का कार्य कौन से एंजाइम की मदद से किया जाता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, याद रखोगे आप कौन सा एंजाइम, तो वो आप याद रखोगे पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम मैंने आपको बताया कौन से रस में मौजूद होता है, पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है जठर रस में। देखिए अगला जो है आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, रेनिन एंजाइम। देखिए ध्यान से, अगला मैंने अभी डिस्कस किया था रेनिन एंजाइम। तो अगर आप रेनिन एंजाइम की बात करो तो इस रेनिन एंजाइम का काम क्या होता है? तो ये रेनिन एंजाइम काम करता है किसके पाचन में? दूध के पाचन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनिन एंजाइम किसके पाचन में मदद करता है? ये करता है दूध के पाचन में। क्वेश्चन आता है कि दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध का पाचन करने वाला एंजाइम आप याद रखोगे रेनिन एंजाइम। अगर आपसे पूछा जाए दूध में प्रोटीन कौन सी मौजूद होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन का नाम आपको याद रखना है, मौजूद होती है केसिन नाम की प्रोटीन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दूध में होती है केसिन प्रोटीन। और यदि आपसे कहा जाए दूध में शुगर कौन सी होती है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन पेपर में, तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आप बताओगे लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो स्टूडेंट्स वो आप याद रखोगे लैक्टोज शर्करा। तो देखिए दूध से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। दूध का पाचन करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम, दूध में प्रोटीन कौन सी? केसिन, और दूध में शर्करा कौन सी? वो है लैक्टोज शर्करा। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करनी है। और फिर मैं आपको बता रही हूँ कि बायो की या फिर एक कंप्लीट साइंस की मैराथन में कंडक्ट करने जा रही हूँ संडे को, तो आप लोगों को वहां पर अपनी प्रेजेंस दिखानी है, प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है। काफी बेनिफिशियल सेशन रहने वाला है संडे को, एमसीक्यू मैराथन जो हम लेकर आएंगे साइंस की, उसका। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी, जठर रस में मौजूद होता है HCl। और इस HCl की वजह से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, नाम होता है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन यहां से कई बार आया है कि मानव शरीर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो वो आप बताओगे मानव शरीर में, या फिर कह दे आपसे जठर रस में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, तो वो बताओगे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सिक्रेट होता है जठर रस से, उसकी ही प्रेजेंस में ये दोनों एंजाइम पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि HCl का क्या एक तरीके से मकसद है, तो HCl की उपस्थिति में ही पेप्सिन और रेनिन एंजाइम एक्टिव होते हैं। बगैर HCl के सिक्रेशन के पेप्सिन और रेनिन एंजाइम एक्टिव नहीं रह सकते, ये आपको याद रखना है। चलिए अब स्टूडेंट्स देखिए, मुख गुहा में शुरू हो चुका था कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कल मैंने आपको बताया था स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया था टाइलिन एंजाइम ने, और यहाँ पर हो चुका है प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन को बदल दिया गया है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा, किसमें? प्रोटीन को बदल दिया इसने पेप्टोन्स में। तो क्वेश्चन आता है आमाशय पार्ट तक डाइजेस्टेड फूड क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है आमाशय तक पाचित भोजन। पूछा जाए यदि आपसे कि आमाशय पार्ट तक पाचित भोजन क्या कहलाता है, तो आप याद रखोगे वो कहलाता है स्टूडेंट्स काइम। आमाशय तक पाचित भोजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है काइम। काफी डिटेल क्वेश्चन कराने जा रही हूं मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के। इस वीडियो को देखने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो को एंड तक देखना है, कंटेंट को समझना है। आमाशय में पाचित भोजन आपको याद रखना है क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। प्लस अगर आप इसकी 1 लाइनर क्वेश्चंस की PDF देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कल भी मैंने आपको कहा था कि ब्लड ग्रुप और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनकी भी 1 लाइनर PDF मैंने इस टेलीग्राम चैनल पर दे दी है। तो टेलीग्राम चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लेना।
इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें आपको बायो के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 1 लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने वो प्रॉपर 1 लाइनर की एक पीडीएफ बना दी है, तो उसको पढ़कर देखना स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। और मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल की आईडी बता देती हूँ, साइंस बाय दीक्षा मैम 22 के नाम से आईडी रहेगी, क्योंकि कई बार सेम नाम से चैनल आ जाते हैं टेलीग्राम पर, तो उस बिहाफ पर मैंने आपको आईडी भी इधर मेंशन कर दी है। तो यहाँ पर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के भी, बायो के काफी सारे टॉपिक्स के 1 लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ है, आप इसको सर्च कर लेना, टेलीग्राम चैनल को गो थ्रू कर लेना। चलिए, आमाशय तक पाचित भोजन आपको याद रखना है क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो कहलाता है काइम। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया आमाशय की स्ट्रक्चर से, आमाशय की संरचना से, तो आमाशय की संरचना कौन से लेटर के जैसी होती है, तो वो आपको देखिए इस वीडियो में नजर आ भी रहा होगा डायग्राम में। ये जो आमाशय पार्ट है इसकी संरचना है इस टाइप से, जे आकार की संरचना। तो क्वेश्चन पूछा भी गया था कि कौन से भाग की संरचना या फिर आमाशय की संरचना इंग्लिश के कौन से लेटर की जैसी होती है, तो वो आपको याद रखनी है, जे आकार की। आमाशय की संरचना यदि हमसे पूछी जाए तो आमाशय की संरचना आप बताओगे जे आकार। आमाशय की संरचना स्टूडेंट्स कैसी होती है, वो होती है जे आकार की, जे लाइक स्ट्रक्चर, या फिर जे जैसे अपने पास अल्फाबेट होता है इंग्लिश के अंदर, उस जैसी संरचना होती है किसकी, आमाशय की। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि आमाशय में भोजन कितने समय के लिए रहता है, आमाशय में भोजन कितने समय के लिए रहता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एग्जाम के अंदर, याद रखना है आपको, आमाशय में भोजन रहता है स्टूडेंट्स 4 से 5 घंटे के लिए। तभी हम कहते हैं जब हमने खाना खा लिया तो हमें उसमें कम से कम 5 घंटे का गैप देना चाहिए, अदरवाइज फिर हो जाती है फूड पॉइजनिंग, हमें वो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो जब तक खाने का डाइजेशन 4 से, मतलब खाना खाए हुए आपको 4 से 5 घंटे ना हो जाए, आपको अगला भोजन नहीं लेना चाहिए। 4 से 5 घंटे का गैप या फिर हद से हद 6 घंटे का गैप तो मिनिमम हमें रखना ही रखना चाहिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए, बढ़िया डाइजेशन के लिए। तो आमाशय में भोजन कितने समय के लिए रहता है, आपको याद रखना है 4 से 5 घंटे। चलिए, ये पार्ट था स्टूडेंट्स अपना आमाशय का, जिसमें मैंने आपको बता दी जठर ग्रंथि होती है, उससे स्रावित जठर रस होता है। जठर रस में 3 चीजें होती हैं, HCl, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन एंजाइम करता है दूध का पाचन, और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम दोनों ही HCl की उपस्थिति में ही एक्टिव रहते हैं। HCl से क्वेश्चन आता है कि आमाशय में अथवा जठर रस में कौन सा अम्ल का उत्पादन होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही जठर रस बहुत ही ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। जठर रस की पीएच वैल्यू मैंने आपको बता दी। जठर रस का पीएच मान आप कितना बताओगे, जठर रस का पीएच मान 2.1, और इसका नेचर कैसा है, प्रबल अम्लीय। आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है लार रस का, स्लाइवा का पीएच मान कितना होता है। चलिए, अब आ जाते हैं आमाशय के बाद अगला पार्ट, आपको डायग्राम में जैसे नजर आ भी रहा होगा, आमाशय के बाद है स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला पार्ट, इस टाइप से जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये वाली, ये कही जाती है लीवर। लिखा भी हुआ है यकृत, जिसको आप बोलते हो यकृत या फिर लीवर। यकृत बोल दो या फिर आप लीवर बोल दो। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीवर ग्रंथि भी, समझना है आपको ध्यान से। लीवर की यदि हम बात करें तो लीवर से आपको पॉइंट याद रखना है कि लीवर या फिर यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कही जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आप बताओगे वो है लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्टूडेंट्स लीवर को। लीवर से स्रावित होने वाला एक रस पूछा जाता है, लीवर से स्रावित होने वाले रस का नाम आप याद रखोगे पित्त रस, या जिसको आप कहते हो बाइल जूस।
लीवर से स्रावित होता है एक रस, एक जूस जिसको हम बोलते हैं पित्तरस। तो अगर आपसे कहा जाए पित्तरस का स्रावण कौन करता है, तो पित्तरस का स्रावण करता है स्टूडेंट्स लीवर। देखिए पित्तरस से दो क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे कहा जाए पित्तरस का स्रावण कौन करता है, स्रावण का मतलब निर्माण कौन करता है, तो वो तो करता है लीवर। लेकिन अगर आपसे कहा जाए पित्तरस का संचन कौन करता है, संचन का मतलब स्टोर, पित्तरस का संचन कौन करता है, संचन का मतलब आपको याद रखना है स्टोर, स्टोरेज कौन करता है बाइल जूस की, तो स्टूडेंट्स वो करता है एक लीवर के साइड में ही थैली नुमा संरचना होती है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, देखिए ध्यान से, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है, लिखा भी हुआ है पित्ताशय, या जिसे हम आम भाषा में पित्त की थैली बोलते हैं। पित्ताशय या फिर पित्त की थैली, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, इसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर इंग्लिश में। तो ये अगर आपसे कहा जाए कि पित्त रस का निर्माण कौन करता है, तो पित्त रस का निर्माण करता है, पित्त रस का निर्माण करता है लीवर। और जबकि अगर आपसे कहा जाए पित्त रस का संचन कौन करता है, संचन का मतलब उसको स्टोर कौन करता है, तो उस केस में आप आंसर करोगे पित्त रस का संचन किया जाता है किसके द्वारा, पित्ताशय के द्वारा। पित्ताशय या फिर जिसे आप बोल सकते हो आम भाषा में पित्त की थैली, और इंग्लिश में मैं इसको बोल दूंगी गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। चलिए ये बात थी लीवर की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है पित्तरस से। तो पित्तरस का निर्माण पूछा जाए, पित्तरस का निर्माण तो करता है लीवर, जबकि पित्तरस को स्टोर करता है स्टूडेंट्स पित्ताशय, जिसे आप आम भाषा में पित्त की थैली बोलते हो। चलिए अगली हम बात करें लीवर की, तो स्टूडेंट्स लीवर एक ऐसा अंग है जिसमें सबसे ज्यादा पुनर्भेदन क्षमता होती है। एग्जाम में ये पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा पुनर्भेदन क्षमता वाला अंग, इस पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि आप अंग की बात करो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो लीवर से ही बनते हैं। ध्यान से समझना है आपको, मेरे साथ साथ नोट्स भी करते जाना है। सबसे ज्यादा पुनर्भेदन क्षमता वाला अंग कौन सा है, वो आपको याद रखना है, लीवर। पुनर्भेदन क्षमता को आप इंग्लिश में बोलते हो रीजनरेटिव कैपेसिटी, पुनर्भेदन क्षमता को हम बोलते हैं रीजनरेटिव कैपेसिटी। देखिए क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स पुनर्भेदन क्षमता का, पुनर्भेदन क्षमता का मतलब होता है खुद की शेप चेंज कर पाने की, शेप जैसे बार बार कम ज्यादा होती रहे, शेप चेंज कर जाने की, या फिर आप कह सकते हो कोशिका विभाजन होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं सबसे ज्यादा पुनर्भेदन क्षमता। तो जो अपना लीवर है वो एक तरीके से सबसे ज्यादा शेप चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में कि सबसे ज्यादा पुनर्भेदन क्षमता वाला अंग किसे कहा जाता है, तो वो आप याद रखोगे लीवर को। चलिए लीवर की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने ब्लड वाला चैप्टर, ब्लड वाली वीडियो देखी हो, ब्लड वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था गर्भस्थ शिशु में आरबीसी कहाँ जन्म लेती है। वैसे तो आरबीसी का जन्म स्थान आप लोगों को पता ही होगा, आरबीसी का जन्म स्थान एडल्ट्स में मैंने आपको बताया था अस्थि मज्जा, वयस्क मनुष्य में आरबीसी जन्म लेती है अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर हमसे कहा जाए गर्भस्थ शिशु में आरबीसी कहाँ जन्म लेती है, तो गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का जन्म स्थान आपको याद रखना है लीवर। ये पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था। चलिए स्टूडेंट्स, और हम बात करें लीवर के फंक्शंस की, आपको सारे पॉइंट्स ये ढंग से नोट कर लेने हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन। देखिए लीवर की यदि आप और काम की बात करोगे तो स्टूडेंट्स लीवर क्या करता है, अपनी बॉडी में एक्स्ट्रा जो भी प्रोटीन वगैरह है, एक्स्ट्रा अमीनो अम्ल है, मतलब प्रोटीन युक्त जितना भी पदार्थ है उनको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको वो बदल देता है यूरिया में, उसको वो किस में बदल देता है, यूरिया में। जितना भी बॉडी के अंदर अमीनो अम्ल, एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा अमोनिया जितना भी है उसको वो कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। इसलिए पता नहीं कितनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन पेपर में कि यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना है आपको। यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है, तो यूरिया का निर्माण करता है लीवर। यूरिया का निर्माण कौन से अंग के द्वारा, तो आप याद रखोगे यकृत के द्वारा। तो देखिए यकृत ने दो चीजें बनाई, एक तो इसने पित्तरस बनाया, एक इसने यूरिया बनाया। यूरिया है क्या,
यूरिया है, जितना भी शरीर का एक्स्ट्रा प्रोटीन है, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, वो किस में बदल दिया गया, एक पदार्थ में बदल दिया गया, यूरिया में। और इस यूरिया को हम फाइनली उत्सर्जन तंत्र की मदद से शरीर से बाहर कर देंगे। आपने यूरिया से क्वेश्चन पढ़ा होगा, मानव शरीर का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ क्या है, मतलब हम कौन से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो वो हम करते हैं यूरिया का। तो यूरिया का उत्सर्जन तभी हो पाएगा जब यूरिया को बनाने वाला कोई होगा। तो यूरिया का निर्माण कौन करता है, वो करता है लीवर। और यूरिया का निर्माण करने की वजह से ही लीवर कहा जाता है शरीर का सबसे विषैला अंग। यह भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, शरीर का सबसे विषैला अंग किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स वो कहा जाता है लीवर को। शरीर का सबसे विषैला अंग किसे कहा जाता है, लीवर को। विषैला, मोस्ट टॉक्सिक ऑर्गन कहा जाता है लीवर को, वो इसीलिए क्योंकि इसने बना दिया है यूरिया, जो कि अपने लिए वेस्ट है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। चलिए और हम बात करें यदि लीवर के फंक्शंस की, तो देखिए लीवर क्या करता है, लीवर वसा में घुलनशील विटामिनों का संचयन करता है। आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं 4, कौन कौन से, आपको नॉलेज होगी थोड़ी सी। बाकी अगर नहीं भी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पोषक तत्वों वाले चैप्टर में वहां पर आपको विटामिन प्रॉपर तरीके से कवर कराऊंगी। बट एट प्रेजेंट अभी लीवर की फंक्शंस की बात है, तो लीवर वसा में घुलनशील विटामिनों का संचयन करता है। वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन जिन्हें आप कह सकते हो, तो उनको स्टोर करने का कार्य करता है लीवर। और वो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन से, तो वसा में घुलनशील विटामिन स्टूडेंट्स आपको याद रखने हैं 4 विटामिन, कौन कौन से, विटामिन ए, डी, ई और के। आप इसकी ट्रिक से भी याद रख सकते हो, आप इसको पीछे से पढ़ो तो ये हमें पढ़ने पर नजर आ रहा है कीड़ा, हमें पीछे से पढ़ने पर नजर आ रहा है कीड़ा, तो पेपर में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप याद रख लो वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। तो यहाँ से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दी। सबसे पहले तो वसा में घुलनशील विटामिन है कौन से, ए, डी, ई और के। ट्रिक के लिए आप याद रख लो, इसको पीछे से पढ़ दो कीड़ा। और वसा में घुलनशील विटामिनों का संचयन यदि हमसे पूछा जाए तो वो कौन करता है, तो वो करता है यकृत या फिर लीवर। चलिए स्टूडेंट्स, अगला यकृत का या लीवर का काम यदि हमसे पूछा जाए तो आप बताओगे लीवर एक पिगमेंट को कंट्रोल करता है, कौन से पिगमेंट को, अपने ब्लड में, मानव रक्त में एक पिगमेंट होता है किस नाम का, बिलरुबिन। बिलरुबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है लीवर। अब समझिए ये बिलरुबिन वर्णक क्या है। तो बिलरुबिन वर्णक एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, येलोइश कलर का पिगमेंट होता है, येलो कलर का एक पिगमेंट होता है। इसकी मात्रा ब्लड में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, लीवर करता है। अब मान लो कभी लीवर की कोशिकाएं ढंग से काम नहीं कर रही, तो ब्लड में वो बिलरुबिन को नहीं सोख पाएंगी, नहीं सोख पाएंगी तो बिलरुबिन की मात्रा ब्लड में ज्यादा होती जाएगी, और बिलरुबिन की मात्रा ही ज्यादा हो जाना, एक तरीके से शरीर में पीले रंग का वर्णक ज्यादा बढ़ जाना, और यही बीमारी कहलाती है पीलिया, जिसे आप कहते हो जॉन्डिस। इसलिए आपने क्वेश्चन सुना होगा, पीलिया बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, वो होता है लीवर। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, पीलिया बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, याद रखोगे आप, पीलिया बीमारी में प्रभावित अंग लीवर। या फिर आपसे कहे पीलिया बीमारी में कौन से वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, तो इस बिलरुबिन की ही मात्रा बढ़ जाती है पीलिया बीमारी में। और बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाना ही एक तरीके से कहा जाता है पीलिया, मतलब पीलिया बीमारी में बिलरुबिन की मात्रा बढ़ रही है, मतलब बिलरुबिन को कौन नहीं सोख पा रहा, लीवर। इसलिए पीलिया बीमारी में प्रभावित अंग यदि आपसे पूछा जाए तो वो आप बताओगे लीवर या फिर यकृत। तो ये सारे पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स लीवर के बारे में। अच्छा, लीवर का एक और फंक्शन यदि हम पढ़ें तो मैंने आपको 2 प्रोटीन बताए थे, आपको यदि ध्यान हो तो ब्लड वाले चैप्टर में, ब्लड की वीडियो हो चुकी है, आपने वो नहीं देखी तो पहले देख लेना। वहां पर मैंने आपको 2 प्रोटीन बताए थे, एक तो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन और एक रक्त का थक्का न बनाने वाला प्रोटीन। आपको ध्यान हो, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है,
और एक ऐसा प्रोटीन जो ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता। ये दोनों प्रोटीन मैंने आपको बताए थे, रक्त का थक्का बनाने वाला और रक्त का थक्का न बनने देने वाला। तो वो अगर आपको प्रोटीन याद है तो स्टूडेंट्स याद होने चाहिए, बाकी वो अगर आप वीडियो प्रॉपरली देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन होता है फाइब्रोनोजन, और रक्त का थक्का प्रोटीन जो नहीं बनने देता वो कौन सा है, वो है हिपेरिन। तो इन दोनों प्रोटीनों का निर्माण भी, फाइब्रोनोजन और हिपेरिन प्रोटीनों का निर्माण भी आपको याद रखना है किसकी मदद से किया जाता है, वो किया जाता है लीवर की मदद से, यकृत की मदद से। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए लीवर से, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फटाफट से हम रिकॉल करते हैं हमने लीवर के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, लीवर के बारे में हमने पढ़ा कि लीवर कौन सा रस, सबसे पहले तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लीवर का। लीवर ने एक रस का निर्माण किया, पित्तरस। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पित्तरस का निर्माण कौन सा अंग करता है, ऑप्शन दे देगा आपको आमाशय, अग्नाशय, लीवर, मुख, गुहा। तो पित्तरस का निर्माण करता है लीवर, जबकि पित्तरस को स्टोर कौन करता है, वो करता है पित्ताशय। फिर हमने पढ़ा सबसे ज्यादा पुनर्भेदन क्षमता वाला अंग कौन होता है, वो होता है लीवर। और अगर आपसे कहा जाए सबसे कम पुनर्भेदन क्षमता किस में होती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। फिर हमने कहा गर्भस्थ शिशु में आरबीसी का जन्म स्थान भी होता है लीवर। उसके बाद लीवर क्या करता है, जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन है उनको बदल देता है यूरिया में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। यूरिया का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा। शरीर का सबसे विशाला अंग भी किसको कहा जाता है, लीवर को। फिर हमने पढ़ा वसा में घुलनशील विटामिन, 4 विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, जिसके आप कह सकते हो ट्रिक वाइज कीड़ा। तो इनका संचयन कौन करता है, वो करता है लीवर। फिर हमने पढ़ा लीवर ब्लड में एक पिगमेंट की मात्रा को कंट्रोल करता है, नाम क्या है उसका, बिलरुबिन। बिलरुबिन की मात्रा ब्लड में नहीं बढ़नी चाहिए, इसके लिए काम करता है लीवर। और ये बिलरुबिन की मात्रा बढ़ जाना ही बीमारी कहलाती है पीलिया। इसलिए पीलिया बीमारी में प्रभावित अंग यदि आपसे पूछा जाए तो पीलिया बीमारी में प्रभावित अंग आप बताओगे लीवर। उसके बाद हमने पढ़ा 2 प्रोटीन, एक तो रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन जिसे हम कहते हैं फाइब्रोनोजन, और एक ऐसा प्रोटीन जो रक्त का थक्का नहीं बनने देता, हिपेरिन। तो फाइब्रोनोजन और हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है स्टूडेंट्स, वो आप बताओगे लीवर के द्वारा। तो आई होप आपको लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट अमाशय एंड लीवर, जिसकी हमने फंक्शनिंग पढ़ी। बाकी जो पार्ट है अग्नाशय और छोटी आंत, ये मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2, और नेक्स्ट वीडियो में रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3 के नाम से वीडियो। तो स्टूडेंट्स मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कि आप बायो की क्लासेस प्रॉपर तरीके से अटेंड करते रहो। बायो का MCQ मैराथन मैं कंडक्ट करने जा रही हूँ संडे को, तो आप लोगों को वहां पर प्रेजेंट रहना है, ऑनेस्टी के साथ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, ताकि आप लोगों को अपना एक तरीके से परफॉर्मेंस पता चले, लेवल पता चले। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।